नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा किया हल्दी बोर्ड का सपना। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की हुई शुरुआत। तेलंगाना के किसान लंबे समय से कर रहे थे हल्दी बोर्ड की मांग। अब वैश्विक बाजार में हल्दी किसानों को मिलेगी पहचान और अच्छी कीमत। देश भर के हल्दी किसानों में खुशी की लहर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कुल्लू जिले में किसानों को कृषि संबंधित नवीन तकनीकों से कराया जा रहा है रूबरू। किसानों को कृषि में बहुउपयोगी एग्री ड्रोन तकनीक की प्रदर्शन के माध्यम से दी गई जानकारी। लोगों के स्वास्थ्य की भी की गई जांच। और राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सोमवार शाम की हल्की बारिश ने बढ़ाई ठंड। वायु गुणवत्ता सूचकांक में 100 अंक की कमी की गई दर्ज, लेकिन वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी खराब श्रेणी में बरकरार। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ साथ बारिश का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने हल्दी बोर्ड का सपना पूरा कर दिया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की शुरुआत से हल्दी की खेती से लेकर उसे बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। वैसे तो इससे देश भर के हल्दी किसान खुश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तेलंगाना के किसानों में है, क्योंकि वो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। पेश है हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट की ये रिपोर्ट। तेलंगाना के निजामाबाद, निर्मल और जगतियाल जिले हल्दी की खेती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हल्दी बोर्ड नहीं होने से यहाँ के किसानों को उत्पाद की सही कीमत नहीं मिलने समेत कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से इस क्षेत्र में विकास के तमाम मुद्दों के साथ हल्दी बोर्ड का गठन भी प्रमुख मुद्दा रहा। लेकिन मोदी सरकार ने यहाँ के लोगों की वर्षों पुरानी इस मांग को पूरा कर दिया। इसी मांग के चलते करीब 12 साल बाद चप्पल पहनने वाले निजामाबाद के किसान मनोहर रेड्डी समेत इस इलाके के हल्दी किसान बेहद खुश हैं। हल्दी के बोर्ड से किसान लोगों को खुशी है। रेट के बारे में हमारे को रेट दिया तो अच्छा रहते थे बोल रहे किसान लोग 15,000 रुपए क्विंटल को। कांग्रेस वाले बोले हल्दी का बोर्ड देना बोल तो हमारे से नहीं होता बोल के बोले। बीजेपी वाले बोलते थे हमारा गवर्नमेंट आए तो बराबर हमारा गवर्नमेंट आए तो बोर्ड देते बोल के बोले। मैं मेरे जीता है तो हल्दी का बोर्ड सैंक्शन करते बोल के बोले। वो बात नहीं निभाए। हल्दी किसान और इससे जुड़े कारोबारियों का कहना है कि इससे न सिर्फ हल्दी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि वैश्विक बाजार में इसे विशेष पहचान भी मिलेगी। एक जमाने में जो चावल आता था, गेहूं आता था, साल में 1 क्रॉप आती थी, आज 2 क्रॉप आ रही है। तो हो सकता है हल्दी की भी कम से कम साल में 1 क्रॉप आ रही है, 2 बार आना शुरू हो जाए तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। कोई भी पार्टी आने तो एक टर्मरिक बोर्ड नहीं लगाया, अभी लगा रहे। मोदी साहब आने के बाद दिया ना, किसान लोग खुशी है और जल्दी आके और हल्दी लगा के खुशी होता है। जानकार भी मानते हैं कि हल्दी बोर्ड के गठन से न सिर्फ तेलंगाना के किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा, बल्कि इस विधानसभा चुनाव में जब मतदाता वोट डालने जाएगा तो हल्दी बोर्ड जैसे महत्वपूर्ण फैसले जरूर उसके जहन में होंगे। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो कुछ सीट्स करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, कुछ बगल के जगतियाल डिस्ट्रिक्ट्स में भी आते हैं, तो इसका फायदा होगा। और ये पूरे जो हल्दी के फार्मर्स है वो पूरे एरिया में है, तो उनको डेफिनेटली काफी फायदा होगा इससे। निजामाबाद के अधिकांश क्षेत्रों में हल्दी किसान निर्णायक मतदाता हैं। और आगे बढ़ते हैं, जहां राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सोमवार शाम हुई हल्की बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार महज 10 घंटे के भीतर दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक में 100 अंक की कमी दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी ये खराब श्रेणी में बरकरार है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता का स्तर 350 दर्ज किया गया है। आनंद विहार में AQI 375 और लोधी रोड में AQI 339 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक में हल्की गिरावट होने पर लोगों को थोड़ी सी राहत भी मिली है। आज घूमने का आनंद आएगा असली, क्योंकि आज मौसम भी बहुत अच्छा हुआ। बारिश की वजह से बहुत कुछ मौसम साफ हो गया, लेकिन ऐसा है जैसे पहाड़ों का मौसम हो रखा। अभी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आज। पहले से कुछ राहत है, पहले पोल्यूशन जो था बहुत था,
अब बारिश होने से तो ठीक है थोड़ा सुबह। पहले निकलते थे उससे सांस लेने में दिक्कत होती थी, जो बारिश पड़ी है ना उससे बहुत राहत मिली है। देखो कुछ राहत मिलनी चाहिए, बट अभी तो मुझे लगता नहीं है, बिकॉज अभी भी स्मॉग दिखता है। आई डोंट नो कैसे दिन में प्रोग्रेस होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा होना चाहिए। वहीं पहाड़ों पर अब बर्फबारी का दौर तेज होने लगा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब समेत पिथौरागढ़ की ऊंची चोटियों में आज बर्फबारी हुई है और इसके लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। बर्फबारी के साथ साथ पहाड़ों पर बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में भी ठिठुरन बढ़ गई है। आगे बढ़ते हैं, जहां सरकार द्वारा कृषि की नई तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में सरकार कृषि ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक दवाओं एवं उर्वरक के छिड़काव के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। यहां तक कि ड्रोन खरीद एवं ड्रोन के उपयोग पर भी सरकार द्वारा किसानों को भारी अनुदान दिया जा रहा है। इसी क्रम में सरकार द्वारा शुरू की गई पहल विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से किसानों के खेतों में ड्रोन से नैनो डीएपी एवं नैनो तरल यूरिया का छिड़काव किया जा रहा है और इसका उद्देश्य देश में कृषि की लागत को कम करना एवं किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। इसी क्रम में सरकार द्वारा शुरू की गई पहल विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से किसानों के खेतों में ड्रोन से नैनो डीएपी एवं नैनो तरल यूरिया का छिड़काव किया जा रहा है। इस यात्रा के तहत झारखंड के जनजातीय बहुल 9 जिलों के विभिन्न ग्राम पंचायतों के किसानों के खेतों में खड़ी फसल आलू, मटर, गेहूं, मक्का, सरसों, अरहर आदि में इफ्को नैनो उर्वरक यूरिया एवं डीएपी का स्प्रे ड्रोन के द्वारा किया जा रहा है और साथ ही किसानों से इस विषय पर बातचीत कर उनका अनुभव भी सुना जा रहा है। ड्रोन तकनीक से छिड़काव के कई फायदे हैं। ड्रोन से खाद के छिड़काव से एक और जहां कम खाद की आवश्यकता होती है, जिससे फसल उत्पादन की लागत कम होती है, तो वहीं पैदावार अधिक होती है। ड्रोन से उर्वरक का छिड़काव करने से पौधे के पत्तों के ऊपरी और निचले हिस्से दोनों में स्प्रे होता है और इससे पौधों को ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं और पौधों की ग्रोथ परंपरागत खेती की तुलना में बेहतर होती है। ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी के बावजूद भी प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर ना तो स्थानीय लोगों में उत्साह कम हो रहा है और ना ही अधिकारियों का इसे सफल बनाने का जज्बा। जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बीच भी यात्रा बिना किसी बाधा के जारी है। वहीं कुल्लू जिले में किसानों को यात्रा के दौरान कृषि संबंधी नवीन तकनीकों से भी रूबरू करवाया जा रहा है। संकल्प यात्रा के दौरान किसान बागवानों को कृषि में उपयोगी ड्रोन तकनीक की जानकारी दी गई। 15 नवंबर से शुरू विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी में भी पूरे उत्साह के साथ जारी है। प्रदेश में जारी संकल्प यात्रा के बीच जनजातीय क्षेत्र काजा और केलोंग में ताजा हिमपात हुआ है। इन क्षेत्रों में तापमान -6 डिग्री से -8 डिग्री तक गिर चुका है। लाहौल स्पीति जिले की ग्राम पंचायत कारदंग और बरबोग में जब विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा तो वहां सड़कों में पानी जमा था। बावजूद इसके यात्रा जारी रही। कड़ाके की ठंड के बावजूद यात्रा के लिए स्थानीय लोगों का भारी समर्थन देखने को मिला। अब तक लाहौल की 6 पंचायतों तक रथ यात्रा पहुंची है और कल तांदी व वारपा पंचायत में ये रथ यात्रा पहुंचेगी। लाहौल की कारदंग पंचायत के उप प्रधान टशी दावा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण व जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिल रही है। यात्रा के दौरान लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई, साथ ही उनके आभा कार्ड भी बनाए गए। वहीं कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग यहां आ रहे हैं। मोबाइल वैन के तहत हमें विकसित भारत की योजनाओं के बारे में काफ़ी जानकारी मिली है, जिसमें डिस्प्ले में दिखाया गया है कि स्क्रीन में दिखाया कि क्या क्या स्कीमें हैं, आने वाली क्या क्या स्कीमें हैं। जो स्कीमें हुई जैसे हर घर जल योजना वगैरह है, इनके बारे में जानकारी मिली। कुछ एक स्कीमों का पर अमल भी हुआ है और आने वाले स्कीमों के बारे में हमें जानकारी मिली है। और हम यहाँ पर ठंड होने के बावजूद भी पंचायत में काफ़ी लोगों ने भाग लिया और केंद्र सरकार के स्कीमों के बारे में जानकारी ली। साथ में ये हेल्थ डिपार्टमेंट का भी काफ़ी अच्छा योगदान कह सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर पब्लिक के हेल्थ के बारे में जानकारी ली। लोगों ने
बीपी, शुगर वगैरह जो ठंड के मौसम में खांसी जुकाम रहती है, तो उसके बारे में चेकअप कराया, दवाई डिस्ट्रीब्यूट किए, साथ में आभा कार्ड वगैरह उनका लिंक करने के लिए लोगों को जानकारी दी, उनकी महत्व क्या ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, उनके बारे में भी जानकारी दी और कई लोगों का ये आभा कार्ड लिंक किया। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, साथ में ये हेल्थ डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। कुल्लू जिले की मोहल पंचायत पहुंचने पर लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर किसानों को कृषि के बहुउपयोगी एग्री ड्रोन की जानकारी प्रदर्शन के माध्यम से दी गई, जिसे लोगों ने खूब सराहा है। मोहल पंचायत में विकसित भारत यात्रा के तहत आज यहाँ पर जानकारी दी गई और इसमें बहुत से विभागों से लोग आए थे। उन्होंने अपने विभाग के द्वारा जो भी उनके पास जानकारी थी, जो भी लाभ थे, वो सभी लोगों को बताए। हमारी पंचायत में आयुष्मान कार्ड भी बने हैं, आभा कार्ड भी बन रहे हैं, जिससे लोगों को अपना इलाज कराने में आसानी हो सके। आज हमने यहाँ पर एग्री ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है सबको। ये एग्री ड्रोन काफ़ी यूज़फुल है। इससे हम फर्टिलाइज़र्स और जितने केमिकल्स हैं उनका ड्रोन के ज़रिए छिड़काव कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो एग्री ड्रोन है, इससे हम लगभग 10 मिनट में 1 एकड़ तक की जो फार्म लैंड है उसको कवर कर सकते हैं। इसको ख़रीदने के लिए सरकार के द्वारा काफ़ी तरह की सब्सिडीज़ भी दी जा रही हैं, जिसका किसान लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं शुरू की हैं, तो बहुत सारी योजनाओं को लोगों को लाभ भी मिल रहा है, लेकिन कहीं जागरूकता की कमी के कारण, कहीं हमारी अपनी कमी के कारण 100% लोगों को अभी तक ये लाभ नहीं मिल रहा है। अनेक ऐसी योजनाएं थी, जब से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चली है, हमें भी यहीं आके कई तरह की योजनाओं का पता चला। निश्चित रूप से प्रदेश के विभिन्न भागों में कड़ाके की ठंड के बावजूद विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों का यात्रा को लेकर खासा उत्साह है, जिसके चलते विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों को पहुंचाने में कामयाब हो रही है। और देश की जनता को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सूचना और लोगों तक उसके लाभ को पहुंचाने के मकसद से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज दक्षिण भारत के राज्यों में भी जारी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के दूर दराज के गांव और ग्रामीण आदिवासी इलाकों के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दिल्ली में चल रहा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला सोमवार को संपन्न हो गया। मेले के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पंडालों को पुरस्कृत किया गया। और क्या खास रहा मेले में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के आखिरी दिन यानी सोमवार को फव्वारों की संगीतमय शाम के साथ समापन हुआ। जी हां, ITPO द्वारा आयोजित इस समापन समारोह में थीम के अनुसार सर्वश्रेष्ठ पंडाल सजाने के लिए मध्य प्रदेश को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। राज्यों में ओडिशा को तो संघ शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। स्वच्छ पंडाल के लिए पंजाब और सशक्त भारत के लिए वस्त्र मंत्रालय को स्वर्ण पदक मिला। PSU में PNB को जहां स्वर्ण पदक से नवाजा गया, तो वहीं विदेशों के पंडाल में UAE को स्वर्ण पदक मिला। मंत्रालय और विभागों में आयुष मंत्रालय को स्वर्ण, CBDT और इनकम टैक्स को रजत, रेल मंत्रालय को कांस्य और इलेक्ट्रॉनिक एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। सबसे लोकप्रिय पंडाल के लिए इनकम टैक्स को स्वर्ण पदक, खान मंत्रालय को रजत और ऊर्जा मंत्रालय को कांस्य पदक प्रदान किया गया। इस 14 दिनों के मेले में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अवलोकन किया। 42वां हमारा अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर जो रहा है, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व सफल तौर पे सफल रहा है। नए कीर्तिमान हासिल किए हमने, कई नई चीजें हमने लोगों के लिए इंट्रोड्यूस की और कई पुराने रिकॉर्ड भी हमने तोड़े। मेले के आखिरी दिन काफी संख्या में भीड़ उमड़ी और लोग काफी उत्साहित नजर आए। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, देखते ही मन खुश हो गया हमारा। नई नई चीजें हैं यहाँ पर, हर साल यहाँ हम आते ही आते हैं। बहुत अच्छा लगा, भीड़ बहुत है, अच्छा लग रहा है, खुश हो रहे हैं, सब चीज अच्छी मिल रही है। मेले में उमड़ी भीड़ से व्यापारी वर्ग भी काफी उत्साहित नजर आया। बढ़िया रहा है, क्योंकि इनका एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बना है, लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देखने आए हैं और जो भीड़ आई है तादाद के अंदर, उसकी आप पूछिए मत।
हमने देखा कि लोग ना सिर्फ इन प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं, इनको खरीद भी रहे हैं। तो बम्पर सेल रही है, लगातार काउंटर चलते रहे। बहुत सारे नए कस्टमर मिले, बहुत सारे पुराने कस्टमर थे, और जैसे जनरल देखा जाए तो ये मेला हर एक वर्ग को बढ़ाने के लिए है। गौरतलब है कि ये भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर से शुरू होकर 27 नवंबर तक चला। इस बार ये मेला 1,10,000 वर्ग मीटर में आयोजित किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा मेला रहा। मेले की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई थी। मेले के आखिरी दिन काफी संख्या में दर्शक पहुंचे और लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की, और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो सोमवार को राजकोट, आजमगढ़ और लालगंज मंडी में प्याज के सौदे अच्छी खासी बढ़त के साथ हुए, जबकि खैर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में नरमी देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहाँ 25 नवम्बर को प्याज का भाव था 2,500 रुपए। 27 नवंबर को प्याज का भाव 455 रुपए उछलकर भाव 2,955 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में भी प्याज के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 25 नवंबर को प्याज का भाव 60 रुपए चढ़कर 3,800 रुपए से 3,860 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में तेजी का सिलसिला जारी रहा। 25 नवंबर को प्याज का भाव रहा 3,200 रुपए। 27 नवंबर को इसमें 50 रुपए की तेजी आई और भाव 3,250 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि उत्तर प्रदेश की ही खैर मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 25 नवंबर को प्याज का भाव था 3,340 रुपए। 27 नवंबर को इसके सौदे 120 रुपए लुढ़क कर 3,220 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल प्याज की कुल पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के कारोबार में सुस्ती देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की बक्सरा मंडी में 25 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 6,282 रुपए। 27 नवंबर को इसके भाव में 420 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 5,862 रुपए रह गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 25 नवंबर को मूंगफली का भाव था 6,555 रुपए। 27 नवंबर को इसके सौदे 255 रुपए गिरकर 6,300 रुपए रह गए। गुजरात की विसावदर मंडी में भी कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। 25 नवंबर को मूंगफली का भाव था 6,155 रुपए। 27 नवंबर को इसके भाव में 115 रुपए की नरमी आई और भाव 6,040 रुपए रह गया। वहीं बात मूंगफली की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर में सरसों की बुआई कर लें, साथ ही मटर की बुआई करते रहें। किसान तिल की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा गेहूं की बुआई करें। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहाँ के किसान मूली की तुड़ाई कर लें। अभी गाजर की तुड़ाई भी कर सकते हैं।
जम्मू कश्मीर में खीरे और लौकी की भी तुड़ाई करें। वहीं भिंडी की तुड़ाई के लिए समय उपयुक्त है। इसके साथ ही प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। यहीं फूल गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। वहां के किसान तोरई के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। जम्मू कश्मीर में बीन की तुड़ाई करते रहें। हिमाचल प्रदेश में सेब की तुड़ाई करें। किसान गेहूं की बुआई कर सकते हैं। यहीं मटर की बुआई भी कर लें। इसके अलावा मूली और गाजर की बुआई करते रहें। वहां के किसान पालक और मेथी की बुआई करें, साथ ही शलगम भी बोएं। हिमाचल के किसान मूंग की बुआई कर लें। इस समय कपास और सरसों की बुआई करते रहें। इसके साथ ही लहसुन की रोपाई कर सकते हैं। यहाँ तिल की बुआई के लिए सही समय है। अभी गन्ने की कटाई करते रहें। हिमाचल प्रदेश में फूल गोभी के खेत से खरपतवार निकालें। किसान धान की कटाई करें। वहीं प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर लें। रबी सीजन के दौरान तिलहनी फसलों में सरसों का महत्वपूर्ण स्थान है। सरसों को पानी की कम जरूरत होती है, यानी सीमित सिंचाई की दशा में भी ये अधिक लाभदायक है। उन्नत विधियां अपनाकर अधिक पैदावार ली जा सकती है। इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सरसों के खेत में पानी नहीं ठहरना चाहिए। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 3 से 4 किलो बीज काफी है। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खरपतवार की रोकथाम के लिए बुआई से पहले ही फ्लूकोलोरोलिन की 2.2 मात्रा 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़कें। इसकी जगह पेंडामेथिलीन 30 EC की 3.3 लीटर मात्रा को इतने ही पानी में मिलाकर छिड़क सकते हैं। इसके अलावा बुआई के 15-20 दिन बाद घने पौधों को निकाल दें और पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर का फासला कर दें। सरसों में सफेद रतुआ नाम की बीमारी हो सकती है। इससे बचाव के लिए प्रति किलो बीज को 2 ग्राम थीरम से उपचारित करें। थीरम को पानी में मिलाएं और फिर इस घोल को बीज पर छिड़क दें। ऐसा करना बीज जनित रोगों से बचाव के लिए जरूरी है। सरसों को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी फलियों में दाना भरते समय करनी चाहिए। जाड़े के मौसम में अगर बारिश हो जाए तो दूसरी सिंचाई भी नहीं करनी पड़ती। बुआई से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में चुनाव आयोग ने तेलंगाना में चुनाव के बीच विज्ञापन देने पर कर्नाटक सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। चुनाव आयोग ने आज कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक सरकार से तेलंगाना में ऐसे विज्ञापनों को तुरंत रोकने के आदेश भी दिए हैं। आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना है। आयोग ने कहा कि इस मामले में किसकी अनुमति से इस तरीके के विज्ञापन चुनाव वाले राज्य में प्रकाशित करवाए गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तेलंगाना चुनाव पर कहा कि तेलंगाना में भाजपा जीतेगी और जीतने के बाद डबल इंजन सरकार राज्य को विकसित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भाजपा यहां से भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म कर यहां सुशासन स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले कहा कि इस सत्र में अनुपूरक बजट के साथ ही विधायी कार्य जो लंबित हैं वो पूरे होंगे और आज से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर तक चलेगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबैन ईरानी ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल जारी किया और इसके तहत दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये पहल मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम को नई रफ्तार देने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर 12,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेश पर रोक लगा दी है। एनजीटी ने महाराष्ट्र सरकार को ठोस और तरल कचरे का ठीक प्रबंध नहीं करने पर पर्यावरण मुआवजे के रूप में 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया था। केरल के कोल्लम जिले के
पुयपल्ली इलाके से एक 6 साल की लड़की का अपहरण हुआ है। लड़की का अपहरण ट्यूशन जाते वक्त किया गया। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि लड़की का अपहरण शाम को किया गया था और इसके बाद बच्ची के मां को 5 लाख रुपए की फिरौती का फोन भी आया। और काशी में धूमधाम से देव दीपावली मनाई गई। इस खास अवसर पर गंगा नदी किनारे 84 घाटों पर लाखों दियों की जगमगाहट से पूरा काशी रोशनी से नहा गया। लेजर शो के साथ साथ ग्रीन एरियल फायर क्रैकर्स शो का भी सैलानियों ने आनंद लिया। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के जबलपुर स्थित मुख्यालय में रीयूनियन मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के कर्नल ऑफ दी रेजिमेंट और सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी शामिल हुए। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।